हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 57 कर रहे हैं जो आपको 18 तारीख को मिली है वर्कशीट। ये वर्कशीट जो है ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। इससे पहले की जो वर्कशीट थी उसमें हमने परावर्तन पढ़ा था। परावर्तन के लिए हमारे पास एक ऐसा पृष्ठ होना चाहिए था जिसके अंदर शीशा तो है लेकिन उसकी एक साइड पॉलिश की हुई होनी चाहिए, मतलब कोई भी चमकीली सतह होनी चाहिए। वहाँ से होता है परावर्तन। अगर चमकीली सतह नहीं है, जैसे घर में नॉर्मल शीशा है, आपका विंडो पैन है, उसमें उसमें परावर्तन नहीं होता या हल्का बहुत परावर्तन होता भी है लेकिन आराम से सूरज की रोशनी अंदर तक आ जाती है ना। उसके अंदर आपका चेहरा नहीं दिखाई देता ना, मतलब उसके अंदर ऐसे प्रतिबिंब नहीं बनते। तब उसमें क्या होता है? अपवर्तन। यहाँ परावर्तन ना होके क्या होता है बेटा? अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके जाने की दिशा में बदलाव होता है। इसी परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, आज ही करके देखो जरा। शीशे का ग्लास लो, उसमें अपना पेन रखो। पेन आपने सीधा रखा है लेकिन जब शीशे के बाहर से देखते हो तो पेन कैसा नजर आता है बेटा? कुछ इस तरह का नजर आता है, सीधा ना जाके वो ऐसे नजर आता है। आएगा या नहीं आएगा? ऐसा नजर आता है ना। यही है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके जाने की दिशा में बदलाव होता है और इस परिघटना को ही अपवर्तन कहते हैं। आपको पता है प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है निर्वात में, जहाँ कोई भी कुछ भी नहीं है। और प्रकाश की चाल की स्पीड, मतलब प्रकाश की स्पीड वैसे भी बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी तेजी से चलता है। अगर ये निर्वात में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ इसकी स्पीड ये है, लेकिन अगर यही रोशनी, ये प्रकाश जब शीशे में से जाता है, मतलब उसको कोई मटेरियल, कोई माध्यम मिल गया, निर्वात में तो कोई माध्यम नहीं है, यहाँ उसको शीशा मिला, तो इसकी स्पीड जो है वो बदल जाती है। और यही कारण है कि स्पीड बदलने की वजह से ये हमें तिरछा नजर आता है। कोई वस्तु हमें कब नजर आती है? जब उसके ऊपर प्रकाश गिरता है, उससे आने वाली किरण टकरा के हमारे पास आती है तो हमें नजर आती है। मतलब सारा खेल है प्रकाश का। अगर प्रकाश की स्पीड वैसी ही रही तब तो कोई बदलाव नहीं आता, चीज़ें सीधी नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही प्रकाश की स्पीड में अंतर आया तो ये है अब आपके पास एक कांच की स्लैब। इससे देखते हैं क्या प्रकाश का अपवर्तन इसमें दिखाई देगा। कांच की स्लैब कैसे होती है आप सबने अपनी लैब में देखी होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी उनको मैं बताती हूँ बेटा। कांच की स्लैब नॉर्मल पेपर वेट भी कई बार आपके घर में या ऑफिस में आपने कहीं देखा होगा, पेपर वेट रखे होते हैं ना। कांच की स्लैब उसी तरह से है। एक मोटी सी कांच की पट्टी है जिसमें कोई शाइनिंग सरफेस नहीं है, वो शीशा नहीं है, बस कांच है। ठीक है, वो हमने लिया। कई बार ये कांच की पट्टी अगर हम किसी कागज़ के ऊपर रख के देखें भी ना तो अक्षर बड़े बड़े नज़र आते हैं, है ना। तो वही कांच की एक पट्टी लेनी है, कोई लेंस नहीं है लेकिन कांच की पट्टी है, ठीक, मोटी अच्छी। अब हमें क्या करना है? हमें ऑल पिन चाहिए 4। मैंने ऑल पिन ली, ठीक। इस कांच की स्लैब के पास, ये मैंने कांच की स्लैब ली थी ना, इसके पास मैंने लगानी शुरू की ऑल पिन। ये कांच की स्लैब रख के मैंने इसका बना दी आउटलाइन, राइट, इसके चारों तरफ पेन से। अब एक लाइन अपने मन से कोई भी लाइन खींच दी मैंने, ठीक। और यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पर 2 ऑल पिन लगा दी। अब यहाँ से मेरी आँख मैंने यहाँ रखी और यहाँ से मैं देख रही हूँ मेरी आँखें, ठीक है। ये मान लीजिए मेरी आँखें हैं। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने यहाँ से देखना शुरू किया, राइट। और इस ढंग से देख रही हूँ कि मुझे यहाँ से जब जब तक उस एंगल से देखती रहूँगी, ये मुझे दोनों जो पिन लगाएंगे ना मैंने, दोनों एक लाइन में दिखे मुझे, ऐसे देखती रहूँगी।
जहाँ मुझे एक लाइन में दिखेगी ना, उसके बाद अंदाजे से मैं 2 पिन और लगा दूंगी। अब ये चारों की टोपी जो है ना, वो मुझे एक लाइन में नज़र आ रही है, वहाँ मैंने लगा दी। ठीक, उसके बाद मैं सीधी होके खड़े होके देखने लगी। मैंने कांच की स्लैब भी हटा दी। मेरे पास ये चकोर खाना बना हुआ है, कांच की स्लैब मैंने हटाई तो क्या देखती हो, जानी चाहिए थी, अगर मैं स्केल लेके लाइन खींचती हूँ तो ये जानी चाहिए थी ऐसे, और मुझे पिन यहाँ लगानी चाहिए थी, लेकिन वास्तविकता में मुझे यहाँ मिली है। मतलब इतना सारा बदलाव आ गया। जो ये बदलाव आया, इसकी किस में आया बेटा बदलाव? ये बदलाव आ रहा है अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण मतलब स्पीड के कारण, चाल के कारण प्रकाश की इतना अंतर आ गया। बाहर उसकी चाल अलग थी और अंदर उसकी चाल अलग हो गई। कांच के अंदर वायु में उसकी चाल अलग थी। इतना आ गया। आने वाला आपतन कोण निर्गत कोण के समान होता है। अब निर्गत कोण और आपतन कोण देख लीजिए। ये है आपका आपतन कोण और ये आर जो है ये निर्गत कोण है। राइट, आगे देखिएगा। पार्श्व विस्थापन, कांच के स्लैब के कारण प्रकाश के मार्ग में जो विस्थापन हुआ उसे पार्श्व विस्थापन कहते हैं। पार्श्व विस्थापन निम्न कारकों के पर निर्भर करता है। एक तो पदार्थ का अपवर्तनांक, कांच की स्लैब का अपवर्तनांक कितना है। दूसरा, कांच की स्लैब की चौड़ाई कितनी है, उस पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक कितना, और हो सकता है बहुत चौड़ा कांच का स्लैब लिया तो उतना ही अधिक इसके क्या होगा। मैंने ये कांच की स्लैब ली थी, ये जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी उतना ही इसका अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। बात आ रही है समझ सबको? ये इतना चौड़ा था, इतनी ऊंचाई थी, तो इसका अपवर्तनांक भी उतना ही अधिक हो जाएगा। चलिए यहाँ आइए। अब अपवर्तनांक को लिखते हैं एन से। किससे लिखते हैं बेटा? एन से। राइट, माध्यमों की, अब हमें इससे, जैसे उसमें निकाला था ना हमने फॉर्मूला, ऐसे ही इसका भी फॉर्मूला हमारे पास आ गया। n बराबर है माध्यम 1 में प्रकाश की गति बटे में माध्यम 2 में प्रकाश की गति। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात है तब माध्यम 2 का निर्वात अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, मतलब C/V। चलिए, प्रकाशिक सघन माध्यम, दिए गए दो माध्यमों में जहाँ पे अपवर्तनांक अधिक है वो सघन माध्यम है। जैसे कि कांच यहाँ पर क्या कहलाएगा बेटा? सघन माध्यम, जबकि वायु क्या कहलाएगा? विरल माध्यम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तनांक ज़्यादा नहीं है, कम होगा, और यहाँ पर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। दिखाई दे रहा है, वायु से ज़्यादा सघन है कांच। ठीक है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, जैसे कि ऊपर, तो वो बेटा बैंड हो जाती है, मतलब उसकी चाल कम हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर बेटा? कि ये अभिलंब की ओर झुक गई है। ये यहाँ से आती आती यहाँ ना जाके ये यहाँ चली गई, यहाँ अभिलंब था तो ये अभिलंब की ओर झुक गई है। और जब सघन से विरल में जाता है तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक याद कर लीजिए, ये स्पेशल दिया है इन्होंने, इसका मतलब हमें ये लर्न करना है। हीरे का अपवर्तनांक है 242। सोचो कितना ज़्यादा अपवर्तनांक है, इसीलिए हीरा चमकता है, उसमें जैसे ही प्रकाश आता है तो वो चमकने लग जाता है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तथा C इज इक्वल टू, एक बार प्रकाश अपवर्तन के नियम और देख लीजिए। जैसे उसके अंदर 3 नियम थे, इसके नियम देख लेते हैं जरा। आने वाली किरण, आपतित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर है। हमें साफ दिखाई दे रहा था आने वाली किरण जो भी है वो
दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु सभी कहाँ पर हैं? एक ही तल में है। नंबर 2, प्रकाश की निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई और साइन आर यूज किया है। साइन आई आने वाला कोण और साइन आर जो है वो आपतन कोण है, उससे निकलने वाला कोण। जाना यूं था, यूं ना जाके यूं चला गया, राइट। और इसके लिए स्थिरांक है साइन आई बटे साइन आर। चले क्वेश्चन आंसर करें। यदि कांच का अपवर्तनांक बेटा 1.5 दिया हुआ है और c बराबर है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। मतलब अगर हमें c दे रखा है तो c बटे v बराबर होता है n के। यही है फार्मूला हमारे पास। n हमें दे रखा है 1.5, v इसने हमसे पूछा है कि क्या होना चाहिए, और c का मान दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे में v। तो आप v ऊपर ले जाइए और आंसर आ गया हमारे पास। v बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे में हमारे पास आ गया 1.5। 1.5 मतलब 3, 10 की 8 तो थी, एक 10 और ऊपर चला गया और बटे में 15 आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या बन गया बेटा? हमारे पास बन गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आसान था तो क्वेश्चन। दूसरा, प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखो। तो ये दो नियम आप एज इट इज लिख देना जो दे रखे हैं। उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र भी बनाना है। ये चित्र बनाना है। इस चित्र में बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक की थी। अब आप ये मिस्टेक मत दोहराइएगा। जब आप स्केल लेके बैठें तो एक लाइन लगा लीजिएगा, यहाँ से डार्क और यहाँ पर लाइट, राइट। आपने एक कांच की स्लैब बना दिया, ऐसे स्क्वायर बंडल सा बना देना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अभिलंब खींचना है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेखा यहाँ आपने काटी है, ये जितना भी एंगल था उससे आपको मतलब नहीं है। जितना एंगल यहाँ ले रहे हो, बाहर निकलने वाला उतना ही एंगल लेना है, बस इतना याद रखना है। यहाँ जितना लिया है आपने उससे कम कर दो, कर दिया। उसके बाद अब दोबारा से यहाँ पर एक अभिलंब खींच दो। उस अभिलंब से रेखा को बाहर निकालना है, लेकिन इस बार ये याद रखना, यहाँ जितना एंगल है उतना ही एंगल बनाते हुए इस रेखा को बाहर निकाल दो। ये बनेगा आपका चित्र। दोबारा बता रही हूँ, ध्यान देंगे सारे। मैं यहाँ बताती हूँ बेटा, ठीक है। हमें कैसे बनाना है वो देख लीजिए। पहले हम एक बॉक्स बना देंगे, उसके बाद एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा को जब हम खींचेंगे तब हम ऐसे इसको आगे तक ले जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे और इस एंगल को नाप लेंगे। मान लीजिए 45 है, ठीक। अब क्या करेंगे, जाना इसको ऐसे था, ऐसे नहीं जाएगी, ये रेखा थोड़ी मुड़ जाएगी, ठीक है, जिससे कि इसका जो ये एंगल था पहले 45 था, अब ये कम हो गया। उसके बाद जहाँ भी आ रही है वहाँ पर आपको लाइन लगानी है, एक अभिलंब खींचना है और यहाँ पर 45 का एंगल बनाते हुए एक रेखा यूं ले जानी है। बस यही आपका सही चित्र माना जाएगा। मैंने ये एंगल बिल्कुल सही नहीं बनाया होगा बेटा इस टाइम मेरे पास, क्योंकि कुछ और नहीं है, आपके पास है, आप बना लीजिएगा, राइट। तो उम्मीद है मुझे सभी बच्चों को ये समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।